श्री विलास सर, आपकी अनुदित कहानियों की किताब प्रकाशित हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू प्रवीण जी। 2019 में आपका पहला कविता संग्रह प्रकाशित होता है, कविता के बहाने जी। 2020 में दूसरा कविता संग्रह आता है, रोशनी के मुहाने तक जी। और 2021 में आपकी कहानियों का संग्रह आता है। जी। ये जो आपका सृजन की आपकी यात्रा है, जी, इसे हम कहाँ से शुरू माने? हाँ, सृजन की यात्रा की शुरुआत तो आप बहुत पहले से माने। खास तौर से जब मैं इलाहाबाद में कॉलेज में पढ़ता था, तब से कविताएं लिखता था। कभी मुझे तो प्रकाशित कराने का बहुत वो नहीं था, छिटपुट एक दो कविताएं कहीं कभी प्रकाशित हो जाती थी। कुछ दोस्त मित्र ज़बरदस्ती ले जाते थे तो उससे हो जाती थी। लेकिन 2018 में परिंदे पत्रिका के प्रबंध संपादक ठाकुर प्रसाद चौबे जी ने ज़बरदस्ती मुझसे मेरी कविताएं लेकर और उसका एक संग्रह निकाला जी, जो बड़े लंबे समय की 25-30 सालों के दौरान लिखी गई कविताएं। उसके बाद उन्होंने ही दूसरा कविता संग्रह निकाला था। जहाँ तक कहानियों की बात है तो उसमें मेरा योगदान कम था, कोरोना का ज़्यादा था। लॉकडाउन की अवधि में मैंने 15-20 कहानियाँ लिखी थी। जी जी। और उनको फिर मैंने अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब को उनकी भूमिका लिखने को दिया तो उन्होंने उसकी भूमिका लिखी थी और काफ़ी प्रोत्साहित भी किया था। कोरोना की लॉकडाउन के समय में ही मैंने अनुवाद का भी काम शुरू किया था, क्योंकि मुझे अधिक समय तक टीवी देखना या अखबार पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो उस समय फुर्सत होती थी, कार्यालय में भी 1-2 घंटे ही जाना होता था। जी जी जी। तो उसमें और मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे यहाँ ज़्यादातर अनुवाद, बिल्कुल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो अनुवाद हुए हैं वो बहुत पुराने जो क्लासिकल लेखक हैं, चेखव के, दोस्तोवस्की के, टॉल्स्टॉय के या जेम्स जॉयस के। हाल फिलहाल में और आसपास के देशों में जो लिखा जा रहा है उस पर कम अनुवाद हुए हैं। जी जी। तो उसको लेके मैंने अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, जापान के अभी जो सक्रिय लेखक हैं उनकी कहानियों के अनुवाद किए, जो अलग अलग जगहों पे छपे हैं। अभी हम लोग जिस किताब पे बात कर रहे हैं वो अफ़गानिस्तान की कहानियाँ हैं। जी जी। 2020 तक हिंदी के पाठक आपको एक कवि के रूप में ही पहचानते रहे। विभिन्न पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित होती रही, उन्हें पढ़ते रहे, आपको कार्यक्रमों में सुनते रहे और फिर आपके 2 कविता संग्रह आए तो सबसे पहले पाठकों ने आपके कवि रूप को जाना। जी, अभी भी मैं लिखता हूँ, कविताएं छपती भी हैं और जी जी। अभी एक संग्रह और आने वाला है, अगले 1-2 महीने में आएगा। और जैसा आपने बताया कि कोरोना काल में आपने कहानियाँ का लेखन शुरू किया जी। और आपकी कहानियों का जो संग्रह है वो भी प्रकाशित हुआ जी। और इधर हम देख रहे हैं कि 2021, 22, 23, 24 में आपने विदेशी कवियों की कविताओं, कहानियों का बहुत अनुवाद किया है और कई अनुदित पुस्तकें आपकी आई हैं। तो ये जो अनुवाद की तरफ आप अग्रसर हुए हैं, इस बारे में आप हमारे पाठकों को बताइए। अग्रसर होने का मुख्य कारण स्वांतः सुखाय है। जी। अनुवाद को मैं एक तरह से किसी जिम्मेदारी की तरह नहीं उसको लेता कि मुझे कोई निभानी है या कि किताब छपवानी है, बल्कि अनुवाद में जो मेरा अपना समय है, जो उस समय का कोई रचनात्मक उपयोग करने के लिए मैं अपने स्वांतः सुखाय वो अनुवाद करता हूँ। और कुछ मित्रों को अच्छी लगती है, कुछ की सलाह होती है कि पुस्तक के रूप में छाप दिया जाए। तो वो 2-3 मेरी किताबें आई हैं, जैसे विश्व कहानियों का एक संग्रह आवाज़ों के आर पार और एक और संग्रह चेहरा दर चेहरा है।
ये संग्रह जो आपके हाथ में है ये केवल अफगानिस्तान की कहानी जी जी। है और इसकी ये कहानी नोबल पुरस्कार से प्राप्त रचनाकारों की कविताओं का भी आपने जी अनुवाद जी किया है। जी उसका भी किया है। अफ्रीका की आधुनिक महिला कवियत्रियों की कविताओं का भी मैंने अनुवाद किया है। उसकी भी एक पुस्तक आई है, उसका संग्रह। और उसके अलावा अलग अलग बहुत सारे कवियों का मैंने श्रीविलास सर, साहित्य का जो काम है वो कहते हैं कि साहित्य जो है उसका मुख्य काम होता है जोड़ना, और पूरे विश्व का जो साहित्य है उसको हम स्थानीय साहित्य के रूप में ना देखकर विश्व साहित्य के रूप में देख सकते हैं, और अनुवाद इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। आप ये कह रहे हैं कि आप जो अनुवाद का कार्य करते हैं वो स्वांत सुखाए करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है जी। और ये बहुत आसान काम भी नहीं है। किसी दूसरी भाषा संस्कृति में रची गई रचना को, कृति को दूसरी भाषा में आपका अनुवादित करना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम भी है। जी। तो आप ये कैसे आपका इसको कर पाते हैं? हाँ, देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हर संस्कृत के कुछ अपने मानक होते हैं। जी जी। आप ये न मान के चलें कि आप जो सारा हिंदी जो भाषा जिस इलाके में बोली जाती है उसी से की तरह की संस्कृत पूरी दुनिया में। हाँ हाँ। वो तो आप अनुवाद करें तो उन देशों की संस्कृति, उनकी जो जीवन मूल्य हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके मुहावरे हैं, उनकी कहावतें हैं। अब मुहावरे और कहावतों का अनुवाद बहुत मुश्किल होता है, और जब तक उसका बिल्कुल सटीक कोई मुहावरा आपकी भाषा में न हो, उससे बचना चाहिए। और वो ऐसे लगना चाहिए कि कहानी तो आपको आपकी भाषा की लगे, लेकिन उसका वातावरण, संस्कृति, समाज, वो जो ओरिजिनल है वो अक्षुण्ण रहे। श्रीविलास जी, कहानी के मुकाबले कविता ज़्यादा अप्रत्यक्ष विधा के रूप में देखी जाती है। कविता में बिटवीन द लाइंस बहुत सारा अर्थ जो है वो छिपा रहता है। ये कहानी में भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कविता में वो ज़्यादा होता है। तो ये कहानी के अनुवाद और कविता के अनुवाद में आप क्या भिन्नता जो है वो महसूस करते हैं? मेरा मानना ये है कि कविता का तो अनुवाद किया ही नहीं जा सकता। जी जी। कविता एक तरह का पुनर्लेखन है। एग्जैक्टली। आपकी कविता और उनकी कविता जितनी दोनों में समानता रह जाए, वो आपकी अनुवाद की सफलता है। पूरी तरह किसी भी कविता को अनुदित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि कविता हो, कहानी हो, अनुवाद अपने आप में एक तरह की पुनर्रचना है। जी। कहानी में उतना नहीं होता। कहानी में बहुत कुछ ओरिजिनल आपका बचा रहता है, और वो उतना स्थूल विधा है, अपेक्षाकृत स्थूल विधा है। कविता बहुत सूक्ष्म है और कविता में बहुत कुछ अनकहा रहता है। जी जी जी। तो उसका अनुवाद कर पाना, न तो दो भाषाओं की प्रकृति एक जैसी होती है, न दो भाषाओं के संस्कार एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। अनुवादक की सफलता यही है कि वो कितना कविता में रिक्रिएट कर पाया, कितना वो पुनर्सृजित कर पाया जो कुछ लिखा गया था। देश काल का रचना के और रचनाकार के ऊपर प्रभाव होता है जी। और उन सब पहलुओं को भी अनुवादक को ध्यान में रखना होता है। मैं अब इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। इस पुस्तक में आपने अफगानिस्तान के कहानीकारों की कहानियों का अनुवाद किया है, जिसमें कुछ पुराने वहाँ के कथाकार हैं और कुछ समकालीन कथाकार हैं। तो इन कथाकारों की कहानियों से गुजरते हुए आपको कैसा महसूस हुआ, क्या अनुभव आपके रहे? इस संग्रह में पुराने तो सिर्फ एक कथाकार हैं, अहमद रानवर्द जरियाब। जी जी। वो वहाँ के बड़े कहानीकार थे और उनकी कहानियाँ, उसको आप पढ़ेंगे तो जैसे उसमें दो कहानियाँ हैं, निबंध और पतंगबाज। उससे हमें ये लगता है कि हमको ये सीखना चाहिए कि इतने छोटे विषय पे कैसे इतनी अच्छी कहानी लिखी जा सकती। जी जी जी। और
उसी तरह उनकी एक कहानी बाज और वृक्ष है। तो वो हमारे जीवन का दर्शन है बिना किसी उपदेश दिए। ये कहानीकार की सफलता है। उसके बाद की जो कहानियां हैं वो तो उनको कहानी लिखने की अपनी एक कहानी है। ये सारी कहानियां कुछ ऑनलाइन मैगजीन्स, वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर और इन सब में छपी थी। अफगानिस्तान की जो स्थिति थी कि वो अधिकांशतः महिला लेखिकाओं की कहानियां हैं, और उन कहानियों जब पहले छपी थी तो उनके साथ सुरक्षा कारणों से लेखक का नाम नहीं दिया गया। राइटर एफ, राइटर डी, राइटर सी, इस तरह से लिखा गया। बाद में इन कहानियों को इंग्लैंड की अनटोल्ड नाम की एक संस्था है, उसने एक जगह इकट्ठा किया और फिर एक पुस्तक के रूप में छापा था, माई पेन इज विंग ऑफ अ बर्ड। जी जी। तो उसमें थी, और कुछ अलग अलग पत्रिकाओं से मैंने उनका किया था। आप उनको देखेंगे कि अपने को अभिव्यक्त करने की कितनी अदम्य जिजीविषा होती है कि जान पर खेलकर इन महिलाओं ने ये कहानियाँ लिखी हैं, और बहुत अच्छी लिखी है। पिछले कई दशकों से अफ़गानिस्तान के जो राजनीतिक हालात हैं और वहाँ जो आपका कई सालों से तालिबानी शासन जो है वो चल रहा है, और उसमें महिलाओं के अधिकारों की क्या बात की जाए, मानव अधिकारों भी जो है वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे घुटन भरे माहौल में जो रचनाकार कहानियाँ लिख रहे होंगे, निश्चित रूप से उसमें उनकी जो आपका वो पीड़ाएं हैं वो बयां हो रही होंगी, और उनकी उस पीड़ा को आपने स्वर दिया है, अनुवाद किया है उसका, तो निश्चित रूप से एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव होगा। हाँ प्रवीण जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इन कहानियों में वहाँ पीड़ा है, लेकिन एक बात जो आपको प्रभावित करेगी कि कहीं भी निराशा नहीं है। बहुत अच्छी बात। इन जहाँ के महिलाओं के पढ़ने लिखने पर ही रोक है, साहित्य लेखन तो दूर की बात है। वहाँ की महिलाओं ने इतनी हिम्मत जुटाकर कहानियाँ लिखी हैं, और उन सारी कहानियों में जी उसमें आपको एक तरह का आशावाद मिलेगा, एक अच्छे भविष्य के प्रति हमेशा उम्मीद दिखाई देगी। और बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। खासतौर से मुझे जो बहुत अच्छी लगी, कली एक कहानी है जी, जिसका काफ़ी कुछ, ये जो इस किताब का कवर है जी, ये दो बच्चियां हैं जिनको बम ब्लास्ट में स्कूल में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका परिचय नीचे दिया हुआ है जी। तो वो कली कहानी में इसी तरह की एक स्कूल की वास्तविक घटना पे बेस्ड वो कहानी है। और एक और कहानी है, खुर्शीद खानम उठो और जगमगाओ, खुर्शीद खानम राइज एंड शाइन। तो हस्का का फैसला एक बहुत अच्छी कहानी है। सब कहानियों में जो आपको चीज़ एकदम अलग दिखती है वो ये है कि इतने इससे बदतर हालात कहीं हो नहीं सकते। उसके बावजूद इन महिलाओं की जिजीविषा इतनी अदम्य रही है कि उन्होंने हमेशा आशा की एक किरण देखी। जी जी। विश्व के अलग अलग आपका क्षेत्रों में कई युद्ध इधर चल रहे हैं जी। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इधर युद्ध हुआ है, इधर शांति समझौता भी हुआ है। लेकिन फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनके साथ बहुत अमानवीय आपका जो है स्थितियां उनके साथ गुजरी हैं। तो वहाँ के भी कुछ रचनाकारों की रचनाएं आपके संज्ञान में आई होंगी। जी, मैंने काफ़ी अनुवाद किया है। नजवान दरवेश की कविताओं का किया है, और महमूद दरवेश तो बहुत बड़े कवि हैं, उनकी मैंने बहुत सारी कविताओं का अनुवाद किया है जो कई जगह प्रकाशित हुई है। और अभी मैं उनका चुनी हुई कुछ कविताओं के अनुवाद को एक संग्रह के रूप में करना चाहता हूँ। उनकी एक बड़ी कविता है म्यूरल, जी जी, भित्ति चित्र के नाम से। हाँ हाँ। तो उसका अनुवाद कर रहा हूँ। बड़ी कविता है, 50-60 पन्ने की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वो तात्कालिकता वाली मैंने नई कविताओं का किया है, लेकिन चूंकि फिलिस्तीन और इजराइल के हालात कोई आज के नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये स्थितियाँ वहाँ पिछले 70-80 सालों से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैंने ऐसी कविताएं चुनी है कि जो स्थिर मन से लिखी गई हो, तात्कालिकता के हिसाब से न लिखी, दबाव में ना लिखी गई। जी जी जी।
आपने कश्मीरी कवियत्री आसिया जहूर की कविताओं का भी अनुवाद किया है जी। तो आसिया जहूर की कविताओं को पढ़कर आपको कैसा लगा, उसमें क्या अलग शेड्स आपको महसूस हुए? तो वो आसिया जहूर युवा कवियत्री है, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है और वो कश्मीर में भी पढ़ाती है, अभी अमेरिका में है। आप देखिए, दो चीज़ें मिलती है, एक आज की युवा लड़की क्या सोचती है जी, और आज के कश्मीर की युवा लड़की क्या सोचती है। हाँ हाँ बिल्कुल। निश्चित रूप से विभिन्न कारणों से वहाँ के रहने के हालात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं जी। और वो भी महिलाओं के लिए, युवा महिलाओं के लिए जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो हालात और भी कठिन हो जाते हैं। और कठिन हो जाते हैं। तो आप उनकी कविताएं देखेंगे तो हर तरह से उनमें व्यंग भी है और व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश भी है और वहाँ की स्थिति पे दुख भी है, लेकिन उन सब के साथ साथ वहाँ भी आशा हमेशा रहती है, उम्मीद हमेशा है। और आसिया जहूर का जो काव्य पक्ष है वो बहुपठित है, उनकी कविताओं में बहुत अच्छे मिथकों का, ग्रीक मिथकों का, इस्लाम के संस्कृत के मिथकों का, कश्मीर की संस्कृत के मिथकों का बहुत अच्छा प्रयोग उन्होंने किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री विलास जी, आप इधर आपका जो हिंदी की मुख्य धारा की कविता है जी और कवि हैं, उनका सब पर भी आपकी दृष्टि आपका जा रही है, उनको भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस समय जो समकालीन हिंदी कविता है जी, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हिंदी कविता अपने समय के जो सरोकार हैं उन्हें कितना संबोधित कर पा रही है? हाँ प्रवीण जी, आप भी कविता लिखते हैं, मैं भी कविता लिखता हूँ। मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूँगा, कोई नहीं, लेकिन अभी जो कविता लिखी जा रही है वो आज का संघर्ष है, आज की जो मूल्य ह्रास है, आज की जो विद्रूपताएं हैं, उस पर बहुत अच्छी लिखी जा रही है। जी जी। एक चीज़ बार बार कही जाती है कि फेसबुक और इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद बहुत कविताएं लिखी जाने लगी है, हर कोई तीसरा आदमी कवि है। जी जी। मैं इसको नहीं मानता। मैं समझता हूँ कविता लिखने का शौक हर युग में था, क्योंकि जो आज से 50 साल पहले की हमारे पास सिर्फ वो कविताएं जो फिल्टर होके जो अच्छी है वो आई। जी जी जी। वो ऐसा नहीं था कि उस युग में वही 200 या 500 कविताएं लिखी गई, क्योंकि अपने को अभिव्यक्त करना और गीत और कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करना हमारी सबसे पुरानी आदत रही है। बिल्कुल, कविता को किसी सीमित दायरे में रख के नहीं देखा जा सकता। अभी भी जो लिखा जा रहा है वो, उसमें आप निश्चित मानिए कि जो अच्छा है वो जब आज से 20-30 साल पहले कोई मूल्यांकन करेगा, हम लोग शायद हो ना हो, तो वो पीछे किसी भी समय से ज़्यादा अच्छी कविताएं उस समय आपके सामने मूल्यांकन को होगी। मैं निराशा की बात नहीं करता कि जो लिखा जा रहा है हर समय अच्छा और ख़राब लिखा जाता है। जो अच्छा होता है वो समय के साथ बचा रह जाता है, जो खराब होता है समय की धारा बह जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि फेसबुक या सोशल मीडिया जैसे जो माध्यम हैं, इनको दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है और इन माध्यमों ने लोगों को आपका एक मंच प्रदान किया है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को जो है जाहिर कर सकें और आपका पब्लिक डोमेन में उसको ला सकें। वो और दोनों तरह से मैं एक चीज जोड़ दूं जी कि वो दोनों तरह से डेमोक्रेटिक है। आप लिख भी सकते हैं और आपको पढ़ने की भी स्वतंत्रता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण कुमार जी लिखे तो श्री विलास सिंह उसको पढ़े ही, ये जरूरी नहीं है। मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं पढ़ूंगा और आपको जो अच्छा लगेगा वो आप पढ़ें। दोनों को लिखने और पढ़ने की दोनों की स्वतंत्रता, चयन की सुविधा तो आपका सब जगह बनी ही रहती है। जी। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही अभी कि पीछे लोगों को अवसर नहीं मिलता था, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था और बहुत सारे जो रचनाकार थे वो अपनी डायरियों तक ही सीमित रह जाते थे। और अब ये जो सोशल मीडिया है ये लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भाई आपके मन में अगर कुछ भी भाव आ रहा है, विचार आ रहा है तो उसे जिस फॉर्मेट में भी आप शेयर करना चाहते हो कर सकते हो
और समय की कसौटी पे हमने ये भी देखा है कि ग्रेजुअली जो नए रचनाकार होते हैं धीरे धीरे वो ग्रो भी करते हैं। वो ग्रो भी करते हैं और जो ग्रेजुअली जो अच्छा रह जाता है वो फिल्टर होके वो अलग रह जाता है। यस यस यस, बिल्कुल। तो ये कहना कि नहीं पहले जब संपादक होंगे तभी कुछ अच्छा होगा, मैं इसको नहीं मानता। क्योंकि आप अपने किसी भी लेखक को, किसी भी कवि को अपना सबसे बड़ा आलोचक और अपना सबसे बड़ा संपादक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने संपादकों की बात की, संपादकीय संस्था के बारे में भी अब मैं सवाल पूछ लेता हूँ। जो संपादकीय संस्था हिंदी में आपका जो है चली आ रही है, आज वो किस अवस्था में आप उसे देख रहे हैं? मैं नहीं समझता कि जब हमारी परंपरा में महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे संपादक रहे हो तो आज का कोई संपादक, सबको नहीं मैं कहता, कुछ लोग हैं अवश्य, नाम मैं किसी को लेके अलग अलग नहीं करूँगा, लेकिन अधिकांश उस मापदंड पे संपादक कहे जाने लायक नहीं। और संपादन की एक और दिक्कत है कि आप अगर कह के किसी से कविताएं मंगाते हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि कोई भी साहित्य का कुछ भी मंगाते हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है उसको आप छापेंगे ही। जी जी, नहीं, वो बड़ी शिकायतें ले आएंगे। और खुद से आने का ये है कि आपका लड़का बड़ा योग्य हो, जो रिश्ता आएगा उसी में चुनेंगे। बिल्कुल। तो ये वाली स्थिति है। बाकी हिंदी पत्रिकाओं की अपनी सीमा हो गई है। संपादन, अधिकांश संपादक पीर बावर्ची भिस्ती सब कुछ है। आज हम आपका विश्व पुस्तक मेले में आए हुए हैं जी, और हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं जी। बड़ी संख्या में किताबें प्रकाशित हो रही हैं। तो ये जो आपका पुस्तक मेले की जो आयोजन है, इनकी उपयोगिता को आप किस तरह से रेखांकित करना चाहेंगे? नहीं, इनका ऑफकोर्स एक बड़ा मंच होता है जहाँ बहुत सारे लेखकों की, बहुत सारे प्रकाशकों की किताबें एक साथ आपको उपलब्ध रहती हैं। उसमें आपको चयन करने में बड़ी स्वतंत्रता होती है। लेकिन ये केवल मेला आयोजित करके और केवल बिक्री करने और या विमोचन और वही पुराने घिसे पिटे विमर्श की बजाय इसके साथ एक ऐसा कुछ और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जो अच्छे लिखने वाले लोग हैं उनको प्रकाशन के लिए यहाँ वहाँ धक्के न करने जी, और स्तरीय किताबों का आसानी से वो हो जाए, प्रकाशन हो जाए। और अनुवाद में तो बहुत ही स्थिति खराब है। मेरी बड़ी शिकायत है, हिंदी में अनुवादक को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। ये आपका और कमी उसे है। कई अर्थों में तो साहित्यकार भी नहीं माना जाता, जबकि वो पूरी दुनिया का साहित्य आपके लिए उपलब्ध कराता है। बहुत जिम्मेदारी का काम, और बहुत उसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशनल समर्थन ये नहीं है कि वही कॉपीराइट का अधिकार ले, वही परमिशन ले तब अनुवाद करे, या फिर उन्हीं चीज़ों का अनुवाद करे कि जो 60-70 साल की हो गई है, कॉपीराइट मुक्त हो गई है। और हमें तब अगर ऐसा होता है तो हमें ये पता नहीं रहता कि आज दुनिया में आज के दिन क्या लिखा जा रहा है। अब चेखव और टॉलस्टॉय के ज़माने से दुनिया बहुत बदल गई, बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अनुवाद कर्म को जो है प्रकाशकों को भी और आपका संस्थानों को भी बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और देखिए, पीछे गीताश्री जी को आपका बुकर प्राइज़, गीतांजलि जी को बुकर प्राइज़ मिला रेत समाधि के ऊपर जी। अगर उनकी वो रचना अनुदित ना की जाती तो वो पुरस्कार उनको नहीं मिल पाता जी। और वहाँ फ़र्क देखिए, वहाँ पे जितना गीतांजलि श्री जी को सम्मान दिया गया था वो बुकर पुरस्कार की आधी राशि अनुवादक को भी दी गई। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि हमारे अनुवादक का नाम भी फाइन प्रिंट्स में कई कोने में दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में जो हमारे युवा हैं वो अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप पर ही सब कुछ पढ़ लेना चाहते हैं। और वो जो पुस्तकें हैं
उनकी जो खुशबू है, उनका जो स्पर्श है, उससे कुछ दूरी सी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसमें भी सहमत नहीं हूँ। जी जी। मेरे संपर्क में बहुत सारे युवा हैं, मेरे बच्चों के दोस्त हैं और उनसे जूनियर भी हैं, भतीजों भतीजियों के मित्र दोस्त हैं। जी जी। एक उम्र होती है, हम आप ने कहाँ से शुरू की थी, पढ़ना शुरू किया था, पहले जासूसी उपन्यास पढ़ते थे, फिर रोमांटिक उपन्यास पढ़े, फिर उस तरफ उनका भी एक रोमांस है, अभी कंप्यूटर और उससे है, धीरे धीरे पुस्तकें वो भी पढ़ते हैं। ठीक ठीक। और आप इसी से देखें ना कि ये कोई केवल हमारे हिंदी भाषी इलाके की समस्या नहीं हाँ है। हाँ हाँ, परिदृश्य दुनिया के देशों वर्ल्ड में वाइड आपका परिदृश्य है। लाख लाख प्रतियों के संस्करण छपते हैं, तो वहाँ क्या कंप्यूटर नहीं है? यूरोप में या अमेरिका में या लैटिन अमेरिकी देशों में मार्केज की उपन्यासों के 10-10 लाख कापियाँ बिकती। जी जी। तो किताब पढ़ने वाले होंगे तभी तो। और हर समय में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले या कुछ भी रचनात्मक करने वाले युवा ही। बेशक बेशक। तो आप ये मान रहे हैं कि जो ये आपका पठन पाठन की संस्कृति है जी, ये आपका अक्षुण्ण रहने वाली है और ये आपका लंबे समय तक इसी तरह से चलती रहेगी? अक्षुण्ण रहने वाली की मैंने बात नहीं की, मैंने कहा कि युवाओं पे केवल न जाए कि युवा इससे दूर हो गए, हम दूर हो गए। आप हमारी उम्र के कितने लोग आपके संपर्क में हैं जिनके घर हर महीने 2-4 किताबें खरीद के आती हैं? युवा तो पढ़ने लगे हैं, भले वो सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ें, पर्सनालिटी बिल्डिंग की किताबें पढ़ें या थोड़ा हल्का लाइट सा साहित्य पढ़ें, लेकिन उनमें पढ़ने की रुचि है। अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हैं, हिंदी की भी किताबें पढ़ते हैं। सवाल वही है कि एक तो आप उनके लिए लिखें, हर समय केवल विमर्श की कहानियाँ, विमर्श की कविताएं लिख के आप ये नहीं कह सकते कि युवा है पढ़ेंगे या सब पढ़ेंगे। जन पक्षधरता के नाम पे हमने ऐसा कुछ लिखा है पिछले 20-30 सालों में कि जन ने ही उसे अस्वीकार कर दिया। बेशक 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 बेशक। तो ये चीज़ों को हमें भी कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप ये चाहते हो कि युवा आपका साहित्य को पढ़ें, तो युवाओं से जुड़े हुए विषय जो है वो साहित्य के में शामिल होने चाहिए, रचनाओं में शामिल होने चाहिए और उन्हें वो आपका विषय अपने से छूते हुए लगने चाहिए। हमें उन तक जाना चाहिए। हम उम्मीद करें कि हम तो वही खड़े रहेंगे और वो हमारे पास आएंगे, ऐसा होता नहीं। हमें पाठक भी पैदा करने होंगे। हमने साहित्य से तो पाठ दिया है पूरे परिदृश्य, और हम ये इसकी चिंता नहीं करते कि पठनीय भी है या नहीं है। बेशक बेशक। तो पठनीय होना चीज़ों का बहुत ज़रूरी है रचना। मैं आपको पुनः आपकी इस अनुदित पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको आपकी ये पुस्तक लोग पढ़ें और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पाठकों का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा और आपकी जो ये रचना यात्रा है ये यूं ही आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको प्रवीण जी। मेरी शुभकामनाएं मेरे पाठकों को और मेरे आलोचकों को भी।